कल को थोड़ी थ्योरी इसकी हमने डिस्कस कर ली थी। हम थे ओपीसी कर रहे थे ना, काइंड्स ऑफ कंपनीज पे ओपीसी। तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें 1 पर्सन ही रजिस्ट्रेशन कराता है, मेंबर सिर्फ एक ही पर्सन होता है, तो डायरेक्टर भी एक ही पर्सन होगा। एक पर्सन केवल एक ही ओपीसी में पार्टनर हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए हैं तो वो उन्होंने अपने नाम से 3-4 ओपीसी अलग अलग कंपनीज ओपन कर रखी हैं, नो। एक पर्सन केवल एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, उसी में मेंबर हो सकता है। उसको अपने साथ एक नॉमिनी रखना होता है। नॉमिनी भी केवल एक ही कंपनी में, एक ही ओपीसी कंपनी में नॉमिनी हो सकता है। और वो जो हमारे पर्सन हैं वो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, और इंडिया में ही वो इंडियन सिटीजन हो और इंडियन रेजिडेंट हो, ठीक है। और केवल एक नेचुरल पर्सन ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा 2 काम थे जो ओपीसी नहीं कर सकती, 1 पर्सन कंपनी नहीं कर सकती। वो था, एक चैरिटेबल पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, और दूसरा एनबीएफसी बिजनेस, जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो कॉर्पोरेशन करते हैं वो नहीं कर सकती। इसके साथ साथ कोई भी ओपीसी, वो एक हमारी स्मॉल स्केल की कंपनी होती है, उसका किसी भी ईयर कभी भी उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो एवरेज सेल्स है ईयरली वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। अगर किसी भी ईयर में किसी ओपीसी की सेल या टर्नओवर बोलेंगे, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उससे अपना ये जो स्टेटस है ना, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ये चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके उसे अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो एक मिनिमम शर्त थी ना, एक ये कंडीशन की उसकी जो सेल है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकती, वो हमारी उसकी खत्म हो जाती है। क्लियर बेटा। अब अगला आता है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं कि इसमें एक एक प्राइवेट कंपनी जो, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, सेक्शन 268 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहली बात होती है एटलीस्ट 2 मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम जो है आज की डेट में जो एज पर कंपनीज एक्ट है वो 200 मेंबर्स होंगे। 200 मेंबर्स में उसके प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और इसकी जो बेसिक शर्तें हैं 3, जो कि इसको पब्लिक लिमिटेड से अलग करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, कि इसमें इसके जो आर्टिकल्स होते हैं, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये बहुत फ्रीली अपने शेयर्स को किसी भी बंदे को ओपन मार्केट में ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब ये लिस्टेड नहीं होती हैं, और इनको हम ओपन मार्केट में इन वाले शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। इसको अगर कोई पर्सन एक मेंबर है प्राइवेट लिमिटेड का और वो सेल करना चाहता है, तो वो अपने जो नियर फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स हैं, केवल उन्हीं को ही अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। ओपन मार्केट में इनका सेल परचेज नहीं होता। उसके बाद है एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी को छोड़ दीजिए, इसका नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज आर 200। ये हमने बता दिया आपको कि इसके मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, और इसके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो 200 तक हो सकते हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखिए, अगर कोई भी शेयर्स किन्हीं भी 2 पर्सन ने ज्वाइंटली लिए हुए हैं तो उनको हम एक ही मेंबर मानते हैं, ठीक है। अगर ज्वाइंट रूम में लेते हैं तो उनको हम क्या करेंगे? एक ही सिंगल पर्सन मानेंगे। एंड प्रोविड्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। देखो, लाइक पब्लिक कंपनी, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो किसी भी तरीके से कैपिटल इकट्ठी करने के लिए ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और वो फ्रीली इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को कि वो उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करें और उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। तो ये 2-3 चीजें हो गई बेटा, कि पहली बात तो ये हो गया कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट या प्रोस्पेक्टस के थ्रू कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, और तीसरा उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अप टू 200, मिनिमम 2, और अप टू जो लास्ट मेंबर्स हैं, मैक्सिमम मेंबर्स हैं, वो उसमें कितने होंगे? 200। तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, ये अपने एंड में कौन से वर्ड्स लगाते हैं? ये लगाते हैं द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, या इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड, या कई लोग इस तरीके से PVT
LTD, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से वर्ड्स हमेशा होंगे। और जो हमारी पब्लिक लिमिटेड जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें हमेशा लिखा होता है LTD लिमिटेड, या तो पूरा लिमिटेड लिखेंगे LIMITED और या केवल LTD डॉट। उसके बाद हम आते हैं पब्लिक कंपनी पर। पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट दी हुई है, उन्होंने ये कह दिया है दैट द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी दैट इज अ पब्लिक कंपनी। तो ये वाली इस वाली डेफिनेशन को, जो पब्लिक नहीं है, जो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है। तो इससे अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो ये कहते हैं कि जो जो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पर नहीं होती। जैसे इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं शेयर्स को, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं और उससे पैसे इकट्ठे करके अपनी कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो सॉरी मिनिमम की तो है, मिनिमम इसमें 7 होने चाहिए, जो मैक्सिमम है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो वहां पर क्या थे, मिनिमम नंबर 2 किसमें, प्राइवेट में 2 नंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने होते थे, 200। लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम जो सब्सक्राइबर्स होंगे, मिनिमम मेंबर्स होंगे जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर करेंगे, दैट विल बी 7। और वो मैक्सिमम कितने भी हों उसका कोई मतलब इन्फिनिटी होता है, वो कितने भी, आप कहते हैं कितने भी लोग उसके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे पब्लिक लिमिटेड में। और ये बता दिया कि एंड में जो होगा वो लिमिटेड वर्ड को लगाएंगे या LIMITED को। ठीक है, और इशू ऑफ शेयर्स करते हैं टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। वो लोगों से कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स उनको परचेज करो, कर सकते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकती। उसके बाद ये 3 तरह के होते हैं, एक लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी और एक लिमिटेड बाय गारंटी। जो आजकल प्रिवेल करती है वो सिर्फ ये वाली है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, क्योंकि हम एक एक इसकी बेसिक करेक्टर्स किट को लेकर चलते हैं कि वो बोलते हैं कि इनमें जो भी मेंबर्स होंगे उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। वो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं उनकी वैल्यू तक ही लिमिटेड है, चाहे कंपनी को कितना भी लॉस हो। ये जो है अनलिमिटेड, इसका मतलब है कि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो उनकी प्राइवेट एसेट्स को भी ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसका केवल आप मीनिंग जानना चाहो तो इसका ये मीनिंग होता है कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि उनकी पर्सनल एसेट्स को भी लिया जा सकता है। बट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड टुडे दीज टाइप ऑफ कंपनीज डज नॉट एक्सिस्ट। ये मतलब होती ही नहीं है अब अनलिमिटेड या फिर गारंटी से लिमिटेड। ये वाली जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें इसको थियोरेटिकल पर्पज से अगर आप जानना चाहो तो ये बोलेंगे कि जो गारंटी देते हैं और इन द केस ऑफ लॉस उतनी जितना उन्होंने गारंटी दी है ना उतने ही अमाउंट को वो बियर करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आजकल इस तरीके की कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करती। केवल कौन सी हम देखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की मतलब आपकी लाइबिलिटी केवल आपके जो शेयर्स आपने लिए हैं उनकी वैल्यू तक लिमिटेड है। अनलिमिटेड वाले अब कुछ है ही नहीं, वैसे आपको बता दिया कि क्या होते हैं। और लिमिटेड बाय गारंटी की एक अमाउंट आप बता देते हो जो मेंबर्स होते हैं कि भाई अगर लॉस हुआ तो मैं इतना बियर करने के लिए रेडी हूं। तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। यस बेटा, देखिए एक डिफरेंस की टेबल है। नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी में 1 होता है, प्राइवेट लिमिटेड में 2 लेकर 200 तक हो सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड में 7 से अनलिमिटेड तक हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक ही बंदा होता है और वही सारा काम करता है। यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, केवल वो जितना कहते हैं ना उतने ही एक लिमिट तक हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये भी होता है केवल अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस इशू करो, आप उनको लिस्टिंग कराओ और ओपन मार्केट में ट्रांसफर करो, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड की बात करोगे तो यहाँ पर इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो।
प्रोस्पेक्टस इशू करना यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस क्योंकि अपने ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से आपको कैपिटल इकट्ठी करनी है और उन्हीं को ही शेयर्स देने हैं। तो प्रोस्पेक्टस आपको पता है क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द कंपनी, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इट इज ए एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट जो कि हम जनरल पब्लिक को देते हैं, और उसके बेस पर अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताकर, अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बनाकर बताकर आप उन्हें कहते हो कि वो आपकी कंपनी में शेयर्स के लिए या सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करें। मींस आप उनसे एक तरीके से कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, जो अपनी एक आप इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको एक एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी कंपनी की। ठीक है बेटा, जैसे आपने कभी अब नए कॉलेज में जाओगे आप, तो वहाँ के लिए या स्कूल्स में भी हम कभी कोई नया स्कूल्स चेंज करते हैं या कोई बच्चे के लिए आते हैं, तो वहाँ पर पहले उनका प्रोस्पेक्टस लेकर आते हैं जिसमें उस स्कूल ने वो तैयार किया होता है, और वो उसके बारे में, अपने स्कूल के बारे में सारी चीज़ें वो बताते हैं कि हम किस, क्या हमारा प्रोसीजर है, कैसे हम पढ़ाते हैं, सब कुछ। उसके बेस पर ही आप अप्लाई करते हो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। सेम ही हमारा प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर आप उसको प्रोस्पेक्टस को देखकर ये डिसाइड करते हो कि आपको उस कंपनी में कैपिटल सब्सक्राइब करनी है, उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जब भी वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना चाहती है, तो आरओसी के पास, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, उसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना प्रोस्पेक्टस एक कॉपी पहले जमा करानी पड़ती है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यहाँ पे तो कोई भी सब्सक्राइब ही नहीं किए जाते, यहाँ भी ऑफर नहीं किया जाता पब्लिक को, लेकिन पब्लिक लिमिटेड की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर शेयर्स को आप ऑफर करते हो पब्लिक को थ्रू द प्रोस्पेक्टस। बेटा कोई भी पॉइंट में कोई भी मतलब ऐसा हो कि नहीं समझ आए तो वहीं पर बता देना, क्योंकि थियोरटिकल है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दीज आर द रूल्स विच डिस्कस या विच टेल यू the rights and responsibilities of the internal management, कि मतलब आपस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, इनको आउटर वर्ल्ड के लिए इनमें कुछ भी नहीं होता, उसके लिए हमारे मेमोरेंडम होते हैं। लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो उसके अपने नियम हैं कंपनी के। तो स्पेशल यहाँ पर ओपीसी के लिए एक अलग से बनाया गया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की लिस्ट है, वो ही आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो भी अपने तैयार कर सकती है खुद से। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड जो होती है, पब्लिक लिमिटेड भी अपने कर सकती है, अगर वो नहीं करना चाहे तो उसके लिए अपनी एक एफ, यहाँ पर शेड्यूल है हमारी एक, और उसमें जो शेड्यूल एफ है, टेबल एफ है, वो टेबल एफ ऑफ एफ मतलब उसको ले सकते हो। वो एक तरीके से उन्होंने स्पेसिफिक तैयार किया हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, जो जनरली सारे जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो सब पे एप्लीकेबल होता है। तो आप चाहो तो उस टेबल एफ को एज इट इज अप्लाई कर सकते हो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्लेस पर, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। इसी तरीके से जो हमारी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, टेबल ए बी, इस तरीके से कि उनको आप एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टर्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू, नो बेटा इट इज रॉन्ग। हमारी ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है और केवल वन डायरेक्टर होता है, वही पर्सन डायरेक्टर होता है। यहाँ पर टू की और जो मैक्सिमम 15 की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेकनली यहाँ पर प्रिंट हो रखा है, आप इसे चेक करना नेट पे। ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है, ठीक है। हाँ, जब हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और जब प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। मीन्स डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, नॉट मेंबर्स। मेंबर्स अभी मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां पर मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक लिमिटेड में
मिनिमम मेंबर्स जो होंगे, जो मेमोरेंडम पर साइन करेंगे मेंबर्स, वो कम से कम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यहाँ पर अलॉटमेंट करना ही नहीं है क्योंकि एक ही पर्सन है, वो ही खुद ही पैसा लगाएगा, तो उसे किसी और पर्सन को अलॉट नहीं करने। शेयर्स में बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर्स डिसाइड, मतलब जिस भी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर्स मिलके करें उसी तरीके से आप उनको अलॉट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर करेंगे पब्लिक लिमिटेड की बात करें तो शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की टर्म क्या होती है ये हम अभी आगे आपको बताएंगे। इसको याद रखना कि जब हम पब्लिक के पास सब्सक्राइब करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करके उनसे सब्सक्रिप्शन इशू करते हैं, सब्सक्रिप्शन ओपन करते हैं, तो एक टर्म आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अभी इसको अगले नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब पैसा पब्लिक से इकट्ठा करना। ये जो पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने वाली बात है ये सिर्फ कहाँ पर होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। वही प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ पर पैसा जमा कराओ और जिसको कि हमारे बिजनेस में लगाओ। तो इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। जो प्राइवेट लिमिटेड है वो नहीं कर सकती, ओपीसी भी नहीं कर सकती। नेम होता है, ओपीसी के पीछे जो भी 1% कंपनी होगी उसके पीछे उसे ओपीसी लगाना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, अभी हमने किया था, और यहाँ पर केवल लिमिटेड वर्ड्स का यूज करते हैं। यस, जो कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लाइक पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल है आपके लिए, आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत हम उसे करा भी सकते थे और नहीं भी, अगर नहीं भी कराते हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप वैलिड होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी बनती ही तब है जो इसको एक एक अपनी इंडिविजुअलिटी या फिर बोलें कि लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, वो तभी उसको रिसीव होती है जब वो उसका हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो उसमें ये 4 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन का मतलब होता है ये वो इनिशियल स्टेज होती है जिस पर कि ये रजिस्ट्रेशन होने से पहले के सारे काम हमारे प्रमोशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब पहले आइडिया सोचना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने तक की सारी एक्टिविटीज को करना। ठीक है, तो जो पर्सन ये काम करता है उसे प्रमोटर कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन करना है इसका मतलब है कि जब आपने सोच लिया कि आपको क्या काम करना है, कंपनी का नाम क्या होगा, उसकी कैपिटल कितनी होगी, वो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन कौन सब्सक्राइबर्स होंगे, तो इन सारी चीज़ों को आप बनाकर प्रॉपरली आरओसी के पास, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कराना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आप इसको डिपॉजिट करना। तो ये जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। A company is incorporated following the procedure prescribed in companies। और वो प्रोसीजर भी क्या होगा वो भी आपको कहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही करनी है, उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो वो प्रोसीजर फॉलो करना एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। प्रोमोटर्स आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी अप्रूव्ड, सबसे पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि आपको एक नाम अप्रूव कराना होता है। बेटा आई थिंक ये 11th के बिजनेस स्टडीज में आप अच्छे से ये वाला जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज उसको पढ़ चुके हो कि सबसे पहले नाम अप्रूव कराते हैं, फिर नाम, उसके बाद मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट डायरेक्टर्स की कंसेंट होती है कि वो डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उसके बाद डिक्लेरेशंस फाइल होती हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है उसके बाद ये सारे कंप्लायंसेस को पूरा करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उस इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी जाती है दैट विल बी द बर्थ डेट ऑफ द कंपनी एंड इट इज द sole proof that all the requirements, all the formalities regarding the incorporation you have complied with। एक कंपनी कि अगर मान लो किसी को गलती से आपने कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया ना आरओसी ने, तो बाद में वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपके इनकॉर्पोरेशन करने में ये मिस्टेक्स थी।
क्योंकि ये एक बार अगर इशू हो गया तो दैट विल प्रिवेल फॉर लाइफ, ठीक है। आप उसके बाद उसकी कोई गलती नहीं निकाल सकते। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल जाता है, कंपनी उसी दिन से अपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी रिसीव कर लेती है। उसके बाद जब कंपनी बन गई तो एक जो प्राइवेट लिमिटेड की बात करें ना, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बस इसी को रिसीव करने के मतलब सेकंड स्टेप के बाद अपने सारे काम शुरू कर सकती है, क्योंकि ना तो उसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना है, और जो ये फोर्थ हमारा स्टेप होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। वो भी सिर्फ किस पर अप्लाई एप्लीकेबल होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर, ठीक है। तो ये वाले जो दो स्टेप्स हैं वो केवल किसके लिए हैं, पब्लिक लिमिटेड के। प्राइवेट लिमिटेड यहीं पर इस स्टेप के बाद सेकंड के बाद अपना काम स्टार्ट कर देती है। अब एक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस एंड एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स अनलेस, अब यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है ना एक कंपनी कैन नॉट, तो यहाँ पर आई थिंक ये लिखना चाहिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस, ओके। तो एक उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन फाइल्ड बाय द डायरेक्टर्स। उनको डायरेक्टर्स यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद भी आप जो डायरेक्टर्स हैं वो कुछ शेयर्स लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम इतने शेयर्स लेंगे और उनके लिए पे करेंगे। उन शेयर्स को हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो बेटा एक क्वेश्चन वन, क्योंकि अब की बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप काफी सारा आएगा, तो ये छोटी छोटी जो थ्योरी पॉइंट्स हैं इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन शेयर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो कि प्रॉमिस किए जाते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय द फर्स्ट डायरेक्टर्स, कि उनको उनको लेने के लिए और उनके लिए पे करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो दे आर कॉल्ड क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो यहाँ पर आप ये एक डिक्लेरेशन फाइल करते हो आरओसी को कि आपने शेयर जो जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो शेयर्स ले लिए हैं और उनके लिए पे कर दिया है। और दूसरा कि आपने अपना जो हेड ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहां पर भी आपने लेने के लिए कहा था, उसको आपने वहां पर एस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। तो ये दो चीजों के डिक्लेरेशन हम फाइल करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी। नहीं, ओके, चलिए। यस, ये दो डिक्लेरेशन इनकॉर्पोरेशन होने के बाद हमें फाइल करनी पड़ती हैं। यस बेटा, आगे है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अभी क्या होता है, हमने आपको बताया था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, जिसमें हम सारी चीज़ों को लिखते हैं, उसमें कंपनी अपने बारे में बताती है। और प्रोस्पेक्टस को हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई नोटिस, कोई सर्कुलर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक, जिसका कि काम क्या होगा कि आप पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, अपनी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपने बारे में बता रही है, और उसका पर्पस क्या है कि वहां ऑफर करना कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स को या सिक्योरिटीज को क्या करो, खरीदो, हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जब एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जनरल पब्लिक को, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, उसे हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। अभी इसमें आया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है बेटा, देखो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो ना, तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट, पहली बात तो ये देखिए कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई भी अमाउंट डिसाइड नहीं किया गया कि ये कितना होगा, ठीक है। लेकिन एक हमारा एक्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये भी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अब देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करो तो उसमें अगर आपके पास 10,000 रुपीज भी हैं, तो एक छोटा सा इन्वेस्टर भी
एक कंपनी जिसका कि शेयर 10 रुपए का है, उसमें 1000 शेयर्स लेकर वहां पर उसमें अपना पैसा लगा सकता है। केवल एक छोटी सी सेविंग भी 10,000 रुपीज तक की सेविंग को लगा देते हो। तो जो कंपनी है वो उनके राइट्स को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उनको किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत छोटी मात्रा में अमाउंट होता है, तो उसके लिए हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका मेन काम यही होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो सेबी ने डिसाइड किया है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा that will be at least 90% of the issued capital. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि जब भी आप कोई भी कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर्स इनवाइट करेगी या कैपिटल को इनवाइट करेगी, तो उसमें कैपिटल इनवाइट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट कि जितना भी आपने कहा है शेयर्स इशू करने के लिए, उसका कम से कम जब तक आपको 90% लोग पैसा लेने के लिए तैयार ना हो जाए ना शेयर्स, तब तक आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते। इसके पीछे बेटा लॉजिक क्या है कि जैसे आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें आपने 10 करोड़ रुपए की कैपिटल इशू की, 10 करोड़ रुपए की कैपिटल थी, 1 करोड़ शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 करोड़। आपने उनको ये बताया था कि आप थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करोगे, 10 करोड़ आपके पास अपने हैं और 20 करोड़ की से आप एक बड़ा सपोज एयरक्राफ्ट कंपनी, 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और उससे आप एक एयरक्राफ्ट, छोटी सी एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसको आप स्टार्ट करोगे। तो जिन लोगों ने आपके पास पैसा लगाया है वो ये सपना देखते हैं कि वो किसी एक बड़े बिजनेस में, एक बड़ी चीज के बनने में अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% जो हमने बताया अभी, उनको केवल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 1 करोड़, हमने 10 करोड़ का इशू निकाला था, जबकि हमारे पास केवल 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। 2 करोड़ रुपए से आप किसी भी तरीके से ये बड़ा काम नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है कि आपके पास इतनी कम कैपिटल इकट्ठी हुई है कि आप, जिन लोगों ने ये 2 करोड़ रुपए दिए हैं ना, कि वो एक बड़े काम में हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं, वो उस काम को सही तरीके से आप उसे नहीं कर पाओगे। स्टार्ट कर भी लोगे तो बाद में कैश क्रंच या कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे कि प्रॉपरली आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाओगे, और जिन लोगों ने ये 2 करोड़ रुपए लगाए हैं उनको बाद में लॉस होगा। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम की जो टर्म है वो आती है, और वो हमारी डिसाइड होगी 90 मीन्स 90%, कि एटलीस्ट आपने अगर 10 करोड़ रुपए का इशू लगाया है, तो अगर आपके पास 9 करोड़ रुपए तक के भी कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, तो उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि थोड़ा सा जो गैप रह जाएगा वो तो आप किसी न किसी तरीके से पूरा कर भी लोगे, लेकिन अगर इससे कम होगा तो उनका मानना है कि आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी है। इट इज नॉट सेटअप बाय द कंपनीज एक्ट, बट इट इज सेटअप बाय द सेबी। तो अगर आपको 90% तक का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा विद इन द 15 डेज। आपको अगर मान लो कम होता है ना किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, तो 15 डेज के अंदर अंदर उन्हें अपना पैसा क्या करना पड़ता है, जिन्होंने ये 2 करोड़ रुपए लगाए थे ना, उनको भी वापस करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसके बाद भी करोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस बेटा, क्लियर है ये चीज? यस बेटा, क्लियर है? यस मैम। ओके, पढ़ के देखना बेटा, इसे पूरा जो टॉपिक है ना उसको पढ़ोगे आप, और अगर कोई भी और आगे दिक्कत आएगी तो उसे बताओगे। यस, अगला टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल का। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द कैपिटल। पहले तो हम करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। ये क्या होते हैं कि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच गेट द प्रेफरेंस in the lifetime of company. They get preference over equity share in getting their dividend. जब कंपनी चल रही होती है, इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, उनको डिविडेंड पहले मिलता है, किससे? इक्विटी शेयर से। एंड एट द एंड ऑफ
या आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी या एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, दे get preference in getting their capital back over the equity shares. जब कंपनी चल रही होती है तो उन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, और जब कंपनी बंद होती है तो उन्हें अपनी कैपिटल पहले मिलती है। किससे? इक्विटी शेयर्स से। तो उनको हम कहते हैं, क्योंकि उनको एक प्रेफरेंस मिल रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरे जो हमारे बाकी के जो शेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड द मेन रिस्क टेकर्स, क्योंकि अगर प्रेफरेंस को देने के बाद पैसा बचेगा तो उनको डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस करने के बाद पैसा बचेगा तो उनको अपनी कैपिटल मिलेगी। तो जो रियल रिस्क होता है वो किसका होता है बेटा? इक्विटी शेयर्स का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और इन्हीं को ही जो मेन डिसीजंस हैं वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का समझ में आ गया कि उनको दो राइट्स प्रेफरेंसेस के होते हैं, पहले तो अपना डिविडेंड पहले रिसीव करने का राइट, और दूसरा अपनी कैपिटल वापस लेने का राइट। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? सिक्स हैं ये। फर्स्ट है आपका विद रेफरेंस, ये पहला कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ये दोनों ही हमारी कैपिटल हैं। कैपिटल पर जब हम डिवेंचर्स की बात करते हैं तो डिवेंचर्स पर हम देते हैं इंटरेस्ट, जो कि हमें देना ही देना है, चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो, गेन हो रहा हो, कुछ भी हो, ये तो हमें देना ही है। लेकिन जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा वो जब होगा तभी तो बटेगा। हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के आगे आप देखोगे कि एक रेट लिखी होती है, जैसे 10%, 12%, 6%। तो ये किस चीज को डिनोट करती है? कि ये वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन पर कितने परसेंट से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हमेशा आगे लिखा हुआ है 7%। तो ये जो परसेंटेज है ये डिनोट करती है कि इन वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर्स पर कितने परसेंट से इनको प्रॉफिट मिलना है। 10% प्रेफरेंस है तो इन पर 10% से मिलना है। ओके। तो पहले हम जो भी प्रॉफिट होंगे उनको पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस को। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा होना। तो ये वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड अगर हम बिकॉज ऑफ लॉस एक साल में नहीं दे पाए तो वो उनका इकट्ठा हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट होगा हम उन्हें पिछले साल का भी जो उनका कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है वो भी हम देंगे। तो जिन भी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ इस तरीके के राइट अटैच होते हैं दे आर कॉल्ड कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा है हमारा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनका मतलब है कि इनका कोई भी डिविडेंड अगर इनको नहीं मिला बिकॉज हमारे प्रॉफिट्स कम हुए और इनको प्रॉफिट्स नहीं मिला तो वो इनके इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है एक साल में नहीं हुआ तो वो इकट्ठे होकर अगले साल मिलेंगे, नो, दीज आर नॉन कम्युलेटिव। और इनके प्रॉफिट्स अगर डिविडेंड आपको नहीं मिला तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आपको, फिर नहीं, अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो उस साल का प्रॉफिट आपको, उस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अगला है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग नॉट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट्स। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे ये हैं 7% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हुए हमने सबसे पहले उनको 7% से दे दिया। उसके बाद जो हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर अगर कोई है तो उनमें ये दिखा होता है कि आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 10%, अगर फिर भी उनके प्रॉफिट्स कुछ बचते हैं तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। तो दैट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा। कि अगर आपको, जैसे आपका तो रेट है 7%, ये हमने आपको दे दिए, उसके बाद हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये डिसाइड करते हैं कि आपको उसके बाद हम देंगे 10% टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसमें से
आपको 20% जितने भी बचेंगे ये प्रॉफिट्स, उसमें से 20% पार्टिसिपेट करने का आपको राइट्स होगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और प्रॉफिट मिलेगा। तो जिन भी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ इस तरीके के राइट अटैच होते हैं तो दे आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है दे आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब कि अगर वो 7% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको 7% से मिल गया, और बाकी का जो बचा हुआ है वो सब किसका हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा, और उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, और उनको जो ये वाले हैं इनको कुछ भी आगे और कुछ भी पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, तो दे आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके साथ ये राइट्स होते हैं कि उनको आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा देखो जो अब कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये वाली जो कैटेगरी है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि ऐसे वाले जो शेयर्स हैं जिनको कि जो कि इररिडीमेबल है, मतलब वो जो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी चलेंगे, उनको परमिट ही नहीं कर दिया जाता। तो थियोरटिकल पर्पज से है सिर्फ ये, अदरवाइज सारे प्रेफरेंस शेयर्स को दे आर रिडीमेबल, मतलब कि आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम आपको उनको पैसा वापस करना ही है, जो उसको कहते हैं हम रिडीमेबल, और वो भी मैक्सिमम कितना है, 20 ईयर्स। मतलब कोई भी प्रेफरेंस शेयर आप इशू करोगे, कोई भी कंपनी इशू करेगी तो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक वो उसको ले जा सकती है, उसके बाद विद इन द 20 ईयर्स उसको वो रिडीम करने ही करने पड़ेंगे। तो रिडीमेबल मतलब जिनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा, रिडीमेबल जिनको कि लाइफ टाइम तक लाया जाएगा, उनको रिडीम नहीं किया जाएगा, उनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, बट दिट इज फॉर द थियोरटिकल पर्पज, हमारा कंपनीज एक्ट इसको अलाउ नहीं करता। यस, आगे है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स वही होते हैं जिनको कि प्रेफरेंस शेयर्स के बाद उनका डिविडेंड मिलता है, और जिनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद उनकी कैपिटल वापस मिलती है। इनका जो बेटा ये डिफरेंस है ये आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, हम सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं इसमें। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पर। देखो हमारी कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है किस चीज का, हमारे बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में आपको जो फॉर्मेट है उसमें कैपिटल है, सबसे पहले जो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। Authorized capital is the maximum capital, or we can say also is registered capital. ये maximum capital है which can be issued in the lifetime of the company. जब हम अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें लिखकर जिस कैपिटल से हम इसे रजिस्टर्ड करते हैं ना अपनी अपनी कंपनी को, तो वो हमारी होती है रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। और रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल, कि इससे ज्यादा आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। अगर बाद में किसी कंपनी को ये जरूरत महसूस होती है कि उसने जितनी रजिस्टर्ड कैपिटल अपने प्रोस्पेक्ट अपने मेमोरेंडम में लिख दी थी अब उसे ज्यादा जरूरत है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, उसमें पहले रजिस्टर जो कैपिटल क्लॉज है उसे चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी अपनी कैपिटल और इशू कर सकती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज रिटर्न इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या वी कैन से कि बाय विच कंपनी गेट रजिस्टर्ड, और इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इश्यूड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, और ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे ऑथराइज्ड के बाद हमारी दूसरी आती है इश्यूड कैपिटल। हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं कि हमारी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है दैट इज 1 लाख शेयर्स, 10 लाख की है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। मैंने एक कंपनी रजिस्टर्ड की
जिसकी की कैपिटल मैंने 10 लाख रुपए रखी और उसमें है 1 लाख शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच। उसके बाद आती है आपकी इश्यूड कैपिटल। Issued capital is the part of the authorized capital which you have issued to the public। अब इसमें मुझे अभी 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी मैक्सिमम कैपिटल है जो हम इशू कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि सिर्फ 5 लाख रुपए इशू करते हैं, तो मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए, मतलब इसके लिए मैंने प्रोस्पेक्टस तैयार किया कि मुझे पब्लिक से चाहिए एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हमारे कितने हो गए, 5 लाख रुपीज। तो इश्यूड कैपिटल फॉर विच वी प्रिपेयर अवर prospectus या for which we invite the people या offer to people to subscribe the capital in our company। तो ये हमारी issued capital हो जाती है। तो issued capital is a part of the authorized capital, वो जो कि हम पब्लिक से लेने के लिए ऑफर करते हैं। दूसरा हमारा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो मेरी बिल्कुल नई कंपनी है, मैंने कहा था कि भाई 5 लाख रुपीज मुझे इकट्ठे करने हैं 50,000 इशू करके और 10 रुपीज का एक है, लेकिन लोगों को अभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि न्यू कंपनी है, ना कोई परफॉर्मेंस है ना कुछ। तो लोगों ने मुझे जो एप्लीकेशन दिया वो दिया 30,000 शेयर्स के लिए। 30,000 शेयर्स एप्लीकेशन आए मेरे पास एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो मेरे पास इकट्ठी हुई सिर्फ 3 लाख रुपए की कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल जो कि लोग लेने के लिए रेडी होते हैं। ओके तो ये हमारी हो गई सब्सक्राइब। मतलब किसी भी केस में अभी हम जब आगे करेंगे ना तो देयर विल बी अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कि बहुत अच्छी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो हुए 70,000 के लिए। बट इट इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। हम किसी भी केस में 50,000 से ज्यादा शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते बिकॉज हमने एप्लीकेशन ही कितने के लिए किया था, केवल 50,000 के लिए। तो वो उससे कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन किसी भी केस में आप जितने अपने इश्यूड कैपिटल है उससे ज्यादा को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो ये आप यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद हमारी एक आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है बेटा कि जैसे ये 30,000 शेयर्स है ना, इसके पैसे को 10 रुपए आने हैं एक पर, लेकिन इस अमाउंट को हम एक साथ नहीं मंगवाते, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, कुछ तो हमारे पास एप्लीकेशन पे आता है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे। तो सपोज 2.5 2.5 2.5 2.5 के ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हमें आनी है। अभी हमने सिर्फ 5 अलॉटमेंट तक मंगवाई है। तो जो कॉल्ड अप मतलब जितनी हमने लोगों से मंगवाई है, तो कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर विच यू हैव कॉल्ड द पब्लिक, जिसके लिए आप उनको मांग चुके हैं। हमने 30,000 एप्लीकेशन हुई थी, तो 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ईच आप कॉल कर चुके हो। तो आपकी जो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी दैट विल बी 1,50,000। अब इन 30,000 शेयर होल्डर्स में से एक बंदा था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, और उसको जब हमने 2.5 का एक अलॉटमेंट भेजा था तो उसने वो नहीं दिया। तो ये कॉल्ड अप के बाद जो हमारी कैपिटल आती है दैट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो कि लोग हमें पे कर चुके हैं, पेड अप जितना हमारे पास आ चुका है। तो यहां पर 30,000 शेयर्स में से 29,000 पर तो आ जाएगा एट द रेट ऑफ 5 ईच कि ये तो हमें टोटल मिल गया, लेकिन 1,000 शेयर्स आएंगे एट द रेट ऑफ 2.5, तो ये हमारी हो जाएगी पेड अप। 29,000 पर तो हमें पूरे 5 मिल गए हैं और 1,000 पर केवल 2.5 मिले हैं। तो इन दोनों को टोटल करोगे तो दैट विल बी द पेड अप कैपिटल, जितनी लोगों ने पे कर दी है। ओके बेटा, तो ये सारी हमारे इस तरीके के हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। इसके बाद मैम कॉल्ड अप कैपिटल समझ में नहीं आई। कॉल्ड अप कैपिटल बेटा वो होती है कि जिसने जो हमने सब्सक्राइब तो कर दिए शेयर्स, लेकिन उसका जितना पोर्शन हम लोगों से मंगवा चुके हैं दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे ये 10 रुपीज की कैपिटल है ना, 10 रुपीज का शेयर है, ये सारा पैसा हम उनसे एक साथ नहीं मंगवाते, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे।
अभी सपोज कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए मंगवाए हैं, एप्लीकेशन के लिए के साथ 2.5 आ गए और 2.5 उनके अलॉटमेंट के साथ आ गए। तो जितना हमने लोगों से मंगवा लिया है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। ओके मैम। और उसमें से भी जितना हमने मंगवाया किसी एक पर्सन ने, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया 1000 शेयर थे एक पर्सन के पास, उसने अभी हमें 2.5 की जो नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट मंगवाई थी वो नहीं दी, तो वो हमारी पेड अप, मतलब जितना लोगों ने इस मंगवाए हुए पैसे में से, कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना हमें दे दिया, दैट विल बी पेड अप कैपिटल। ठीक है, यस। आगे आपकी ना कैपिटल में ही एक और आएगा कंसेप्ट, दैट इज रिजर्व कैपिटल। वो देखिए क्या होता है। यस बेटा, अब इसका ना प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। जो भी जब हम अपना फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा कि आप उसे करो। तो जो हमारा शेड्यूल 3 मैंने अभी आपको बताया, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट 1 है ना, पार्ट ए है जो, वो हमारी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को दिखाता है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, उसमें 2 इयर्स के हमारे 2 इयर्स के तो वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। पहली बात तो सबसे पहली है कि वर्टिकल फॉर्म में बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला अब नहीं है। उसमें 2 इयर्स के आपको दिखाने होते हैं डेटा, और उसके बाद एक कॉलम होगा नोट्स टू अकाउंट्स का। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पर करंट ईयर और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का। तो हर एक चीज के लिए ना, जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, तो सेम उसी तरीके से हमारी अभी एक आपका चैप्टर है ना बैलेंस शीट वाला, उसके पूरा फॉर्मेट जो कंपनी का फॉर्मेट है, देखो और जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे ना, सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप, उनके लिए कोई सेट इतना हार्ड एंड फास्ट आपका फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सारी चीजें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसाइडेड हैं, और उनका जो फॉर्मेट है, मतलब बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी हमारा एकदम सेट रहेगा। उसको उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर शेड्यूल जो 3 है, वहां पर इस तरीके से आपको ये बैलेंस शीट होगा, और उसके साथ ये जो नोट्स टू अकाउंट है ना, ये यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा नोट नंबर है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो शेयर कैपिटल होती है। शेयर कैपिटल, उसका जो नोट है वो हम बनाते हैं 1। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर दिखाना है कि आपने जैसे नोट जो बनाए हैं उसको नंबर। अब उसको डिटेल जो होगा ना, हमें यहाँ पर पूछना है नोट्स टू अकाउंट्स। ये वर्किंग नोट है एक तरीके से, अगर हम फुल फ्लैश कंपनीज के बैलेंस शीट की बात करें तो किस तरीके से कंपनी करोगे, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखोगे यहाँ पर, और उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल जो भी हमें दी होगी उसको आप लगा के 2 लाइंस लगा दोगे, वो हमें टोटल में नहीं करना। उसके बाद इशूड कैपिटल, उसको भी हमें टोटल में नहीं करना, वो जितनी भी इशू की है, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें यहाँ पर 10 लाख लिया था, उसको बाद आप उसको 2 लाइंस लगा के कर दोगे। फिर हमने पब्लिक को इशू की थी 5 लाख रुपए, तो वो भी आप 2 लाइंस लगा के छोड़ दोगे। फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड, तो सब्सक्राइब्ड के 2 होंगे, एक तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, एक होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये जो हमने कहा था कि सब्सक्राइब्ड कितने हुए थे हमारे वाले एग्जांपल में 3 लाख, तो कोई कोई बंदे ने कोई किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया और सबने ये 3 लाख रुपीज पे कर दिए होते, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 3 लाख। अगर कोई भी नहीं देगा वो अमाउंट आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अभी इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसमें से। और ये इस तरीके से जो नेट अमाउंट हमें पब्लिक से मिला होता है ना, वो हमारा आउटर कॉलम में आएगा, जितना टोटल अमाउंट हमें मिल गया। देखो कॉल्स इन एरियर्स है, अगर किसी बंदे ने नहीं दिया तो वो अमाउंट हम कम कर देते हैं, सिर्फ जितना हमारे पास कैश में अमाउंट आ गया है, मतलब कैश या चेक जो भी अमाउंट आ गया है वो हमारा आउटर कॉलम में यहाँ पर
आता है। ठीक है, क्योंकि अब आपके ना छोटे वाले क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे पेपर में, तो इस छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को भी आपको इनको करना है। यस, अगला एक हमारा और था रिजर्व कैपिटल। देखो कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये बिल्कुल दो तरह की अलग अलग चीजें हैं। अभी हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल में अभी जो हमें हमने किया ऑथोराइज, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, वो सब, उसके साथ हमारी एक होती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मतलब होता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी 10 रुपए का शेयर है, उसमें से ये बोलती है कि मैं 1 रुपया अपना मांगूंगी ही नहीं पूरे लाइफ टाइम में, केवल 9 रुपीज को वो मांग लेते हैं, और 1 रुपी जो है ना उसको रिजर्व करके रखते हैं। जब कंपनी वाइंड अप करने का, अपने पूरे बिजनेस को वाइंड अप करने का डिसीजन लेती है, ये 1 रुपए ये शेयर होल्डर्स से उस समय मांगा जाता है। तो इट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। means reserve capital is the part of total capital that can be then be called from the shareholders only at the time of winding up, and this capital can be used only for the purpose of the winding up। केवल उसको जो फिनिश करते हैं उस समय आप इस वाली कैपिटल को यूज करोगे। देखिए, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिमेनिंग अनकॉल्ड। उसे हम मांगते ही नहीं है, उसको अभी तक अनकॉल्ड अप रखते हैं at a company resolved by a special resolution and not to call except in the event of winding up of the company। केवल उसको कब मंगवाया जाएगा, जब कंपनी अपने सारे कामों को क्या करेगी, वाइंड अप करेगी, और इससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो भी यूज किया जाएगा फॉर द वाइंडिंग अप पर्पस। अब जो कैपिटल रिजर्व होता है ना, ये है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये तो हमारा क्या है, ये तो कैपिटल का पोर्शन है, रिजर्व कैपिटल। लेकिन कैपिटल रिजर्व है, इट इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, और वो भी रूटीन रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, जो कि हमारे कैपिटल प्रॉफिट से अराइज होता है। अपने कैपिटल या अनरूटीन जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से एक पोर्शन बचाकर हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो लगती दोनों टर्म सेम है, लेकिन इनमें काफी डिफरेंस है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। ओके, देखिए बेटा, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में जो डिफरेंस है, मीनिंग एज ए पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड, बेटा ये वाला आप पढ़कर देखना इसको। अच्छा, ये एक हमारा आता है स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। दो तरह के रिजोल्यूशंस होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, पहले तो सबसे पहले सोचो रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी आप मीटिंग करते हो और उसमें किसी भी चीज के लिए जब वोटिंग की जाती है, मतलब लोगों की कंसेंट ली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अब कुछ हमारे कंपनीज में ऑर्डिनरी वर्क होते हैं जिनके लिए हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होता है। कुछ स्पेशल वर्क्स होते हैं जिनके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो है जिसमें केवल कंसेंट ऑफ 50% शेयर होल्डर्स की से वो हो जाता है काम। अगर 50% ने भी मान लिया ना, हाँ कर दिया, तो भी हम उस काम को कर लेंगे। तो ऐसे कामों को हम कहते हैं जो नॉर्मली वर्क होते हैं, कि जिनके लिए कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि हमें कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब कितने लोगों की हाँ करवानी है, कि 50%। जो ऑर्डिनरी वर्क होते हैं, अगर उसमें 50% मेंबर्स ने भी कह दिया तो हम उस काम को कर लेते हैं। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जिनके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। इट मीन्स कि एटलीस्ट 75% जब तक हाँ नहीं कह देंगे तब तक उस काम को नहीं किया जाएगा। तो अब देखो, रिजर्व कैपिटल अगर आपको मेंटेन करके रखनी है ना, तो उसके लिए आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, 70
5%, मतलब यहाँ पर 75% मेंबर्स मान जाएंगे, तभी आप अपनी कैपिटल के एक पोर्शन को क्या बना पाओगे, रिजर्व कैपिटल बना पाओगे। और अपने कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता, वो तो कंपनी का अपना इंटरनल मामला है कि अपने जो कैपिटल प्रॉफिट्स अराइज हुए हैं उसमें से कितना पोर्शन आपको रिजर्व के रूप में रखना है। लेकिन जब कैपिटल आप बना कर रखते हो, रिजर्व कैपिटल बनाकर रखनी है, तो उसके लिए मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, और वो भी केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं, मतलब 50% मेंबर से हाँ नहीं करानी, आपको कम से कम भी 75% मेंबर से हाँ करानी होगी। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए यहीं तक टॉपिक करेंगे हम। इतनी थ्योरी को आप करके रखना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा बेटा।